So good afternoon, everyone. So, बच्चे, as you can see on your screens, today we are going to start one of the most important topic from our chapter. As you can see on your screens, it is the four feature of shares. It is the four feature of shares. अगर पूरे शेयर कैपिटल के चैप्टर में से कोई एक टॉपिक उठाना हो जिसमें से सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेड हैं मुझे एग्जाम में, दैट इज ओनली एंड ओनली फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो बच्चे स्टार्ट करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। बच्चे देखिए, मैंने अभी तक की आपको स्टोरी में इस चैप्टर में ये बताया कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि पब्लिक से मनी रेज करती है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि मनी रेज करती है, कहां से रेज करती है जी? पब्लिक से। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि पब्लिक से मनी रेज करती है। पब्लिक से मनी रेज करने के लिए क्या इशू किया जाता है? वन डॉक्यूमेंट बाय द नेम ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी, सबको पता है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी मनी रेज करने के लिए पब्लिक से क्या करती है? थ्रू शेयर्स प्रोस्पेक्टस इशू करती है। और उसके बेसिस पे जो हमारी कंपनी में इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्टर्स रहते हैं, दे अप्लाई फॉर सर्टेन शेयर्स। इन्वेस्टर्स उसके बेसिस पे क्या करते हैं? हमें अप्लाई करते हैं जी, हमें इतने शेयर्स चाहिए या उतने शेयर्स चाहिए। ये भी बताया गया था कि जब इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं, इन्वेस्टर्स सिर्फ वर्बली अप्लाई नहीं करते, साथ में वो हमें क्या भेजते हैं? एप्लीकेशन मनी। क्या भेजते हैं? एप्लीकेशन मनी। अप्लाई करने के साथ साथ एप्लीकेशन मनी भेजी जाती है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसे रेज करना चाहती है, जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है, तो पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए वो क्या करती है? थ्रू शेयर्स। वैसे तो मनी रेज करने के लिए पब्लिक से दो तरह के सिक्योरिटीज रहते हैं, वन इज शेयर्स, अनदर वन इज डिवेंचर्स। शेयर्स के थ्रू भी रेज कर सकते हैं डिवेंचर्स, लेकिन यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है कि जब पब्लिक से पैसा रेज करना है थ्रू शेयर्स, हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस में हम सारी इंफॉर्मेशन अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी कौन से बिजनेस में डील करने वाली है, हर वो इंफॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टर जानने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर हमें क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने के साथ ही वो हमें क्या भेज देते हैं? एप्लीकेशन मनी। अप्लाई करने के साथ ही क्या भेजते हैं हमारे पास? एप्लीकेशन मनी। अच्छा, इस एप्लीकेशन मनी के साथ ही हमें एक डीम्ड कमिटमेंट भी वो देता है। क्या देता है? डीम्ड कमिटमेंट। बच्चे, डीम्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? डीम्ड का मतलब ऐसा माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि वो आने वाली इंस्टॉलमेंट्स भी क्या करेगा? पे। आज अगर उसने एप्लीकेशन मनी दी है तो ऐसा माना जाता है कि वो आने वाली इंस्टॉलमेंट्स को भी क्या करने वाला है? पे करने वाला है। आने वाली इंस्टॉलमेंट्स हियर मींस अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब हमारा ये जो शेयर होल्डर है, जिसने हमें शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, एप्लीकेशन मनी दी थी हमें, उसने एप्लीकेशन मनी तो दे दी, लेकिन जब फर्दर क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स के पेमेंट का टाइम आ रहा है, ही इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट। वो पेमेंट नहीं कर रहा, कंपनी के कहने के बावजूद, ड्यू डेट निकलने के बावजूद वो पेमेंट नहीं कर रहा। अब खुद इमेजिन कीजिए, सुनिए ध्यान से, अब खुद इमेजिन कीजिए, मैं टीसीएल लिमिटेड का डायरेक्टर हूं, मैं टीसीएल लिमिटेड का डायरेक्टर हूं और मैंने क्या किए? आप सबको शेयर्स अलॉट किए। आप सबको क्या किए? शेयर्स अलॉट किए। डोंट यू थिंक कि मैंने अपने माइंड में जो सारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो प्लान किए होंगे कि मुझे इतना पैसा रिसीव हो जाएगा आप लोगों से थ्रू अलॉटमेंट, थ्रू फर्स्ट कॉल। हर बंदा अपने खर्चे कैसे प्लान करता है? अपनी इनकम के एंटिसिपेशन में कि हाँ जी मुझे इतनी इनकम आने वाली है, और कल को अगर मेरा शेयर होल्डर मुझे ऐसा पैसे नहीं देगा, डोंट यू थिंक कि मेरा सारा बजट हिल जाएगा? ऑब्वियसली। तो आप काइंड ऑफ ब्रीच कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट की। क्या कर रहे हैं? अपने कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच, क्योंकि इट वाज डीम्ड कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप आने वाले पैसे भी तो मुझे देने वाले थे। तो अगर आपने ब्रीच की है तो मैं भी क्या करूंगा? मेरे पास भी राइट है। मैं कौन होना चाहिए? कौन कर सकता है ये एक्शन? कौन लिखता है? डायरेक्टर। डायरेक्टर भी क्या करेगा? डायरेक्टर भी आपकी शेयर होल्डिंग को, डायरेक्टर भी आपकी शेयर होल्डिंग को क्या कर देगा? कैंसिल। शेयर होल्डिंग का यहां पे मतलब क्या है कि जो आप शेयर्स को ओन करते हो, जो आपकी शेयर्स की ऑनरशिप है, उस ऑनरशिप को क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल, डिसओन कर दिया जाएगा।
पूरी बात समझ आई कि अगर कोई भी शेयर होल्डर हमें ड्यूली टाइम पे नहीं करेगा तो कंपनी के डायरेक्टर्स के पास राइट है कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन के शेयर्स को क्या कर दें, कैंसिल कर दें। और कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स के लिए हमारी अकाउंटेंसी में क्या टॉपिक आता है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। एम आई क्लियर विद अप टिल नाउ। और शेयर होल्डिंग या शेयर्स की कैंसिलेशन से पहले हमें 14 डेज का क्लियर नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 14 डेज क्लियर नोटिस। क्लियर नोटिस या मींस जिस दिन नोटिस भेजा और जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ वो दोनों डेज को इंक्लूड नहीं करना। विद इन गैप 14 डेज का होना चाहिए, मतलब ही शुड बी गिवन सफिशिएंट टाइम। कई बार सच में किसी को फाइनेंशियल वो भी हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है कि जिस कारण वो पे नहीं कर पाया, कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है जिस कारण वो पे नहीं कर पाया, तो उसको सफिशिएंट टाइम हमने देना है। और अगर वो नहीं कर रहा है, नहीं पे कर रहा, स्टिल नोटिस सर्व होने के 14 डेज के बावजूद, तो हमारे पास एक राइट है कि हम उसके शेयर्स फोरफिट कर दें, प्रोवाइडेड हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें फोर फीचर के लिए परमिट कर रहा हो। हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें फोर फीचर के लिए क्या कर रहा हो, परमिट। यहां तक की सारी प्रोविजंस क्लियर हो गई सारे स्टूडेंट्स को। बच्चे नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पार्ट। आ रहा हूं बच्चे मैं उसी टॉपिक पे। हाँ जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बच्चे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर कुड बी 3 केसेस। 3 केस हो सकते हैं जी। कौन कौन से 3 केस हो सकते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। द वेरी फर्स्ट केस बन गया जी, शेयर्स इशूड एट पार। शेयर्स इशूड एट पार, कल बताया था 10 वाला शेयर 10 में इशू हो रहा तो क्या बोलते हैं, शेयर किस पे इशू हुआ है, पार। सेकंड केस, शेयर्स issued at premium, shares issued at premium but the premium is not received. Third case, shares issued at premium and premium received. फर्स्ट केस तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जी शेयर्स पार पे इशू हुए हैं और सामने वाला बंदा हमें पैसे पे नहीं कर रहा। फर्स्ट केस तो बिल्कुल बेसिक है। जो नेक्स्ट 2 केसेस है वो क्या है कि शेयर्स किस पे इशू हुए हैं, प्रीमियम पे, और प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ या हमें रिसीव हो गया। ये 2 केस कैसे बनते हैं देखना जरा ध्यान से। पहले इसकी मैं एग्जांपल समझा दूं फिर आप नोट करना शुरू करना। देखना इधर 2 + 5 3 + 2, टोटल पैसे कैसे आ रहे हैं, 2 + 5 3 + 2। मैंने कल आपको ना एक चीज बताई थी कि अगर कुछ नहीं बताया होगा तो जो प्रीमियम होता है वो किसमें होता है, इंक्लूड अलॉटमेंट में। कुछ नहीं बताया तो प्रीमियम किसमें है, अलॉटमेंट। देयर आर 2 पर्सन, वन इज रोहन एंड अदर वन इज जैस्मिन। 2 बच्चे हैं, 2 शेयर होल्डर्स हैं, बच्चे कह रहा हूं मैं। 2 शेयर होल्डर्स हैं, दोनों के पास 100 शेयर्स थे। दोनों के पास कितने कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं 10 रुपए के शेयर के लिए कितने मंगवा रहा हूँ, 2 और 5 7 और 3 10 और 2 12। ये जो 5 रुपए हैं ये कैसे बने हैं, 3 + 2। ये 5 रुपए कैसे बने हैं, 3 + 2। अब ये जो रोहन और जैस्मिन है इन दोनों ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इनको 100 शेयर्स अलॉट भी हो गए। ठीक है, ये जो 100 शेयर्स अलॉट हुए, जो रोहन है उसने मुझे एप्लीकेशन मनी दे दी, उसने मुझे अलॉटमेंट मनी दे दी, बट उसने मुझे कॉल्स नहीं दी। रोहन ने, मैंने आपको ये बोला बंदा कोई भी पैसा नहीं देगा तो कंपनी उसके शेयर फोरफिट कर देगी। कंपनी कोई भी पैसा नहीं देगा तो जो कंपनी है, सॉरी शेयर होल्डर कोई भी पैसे नहीं देगा, कोई भी इंस्टॉलमेंट ना दे, लास्ट भी ना दे, तो भी राइट है हमारे पास क्या करने का, शेयर फोरफिट। तो रोहन के शेयर्स क्यों फोरफिट हो रहे हैं, बिकॉज क्या नहीं पे किया गया, कॉल्स। जबकि जैस्मिन ने एप्लीकेशन मनी पे की और जैस्मिन ने अलॉटमेंट ही नहीं दी, कॉल तो क्या देनी थी, सिर्फ एप्लीकेशन दी है, आगे इसने कोई पैसा नहीं कंपनी को दिया। सुनना ध्यान से, पहले जैस्मिन का केस बता रहा हूं। अब जैस्मिन ने 2 रुपये तो दे दिए, जैस्मिन ने कितने दे दिए, 2 रुपये तो दे दिए, लेकिन उसके बाद ये कोई पैसे नहीं दे रही, ना अलॉटमेंट दी है ना इसने कॉल्स दी हैं। तो मेरी अलॉटमेंट के विद इन ही 2 रुपए का क्या इंक्लूड था, प्रीमियम। 2 रुपए का क्या इंक्लूड था, प्रीमियम। इट मींस अगर इसने अलॉटमेंट नहीं दी तो इसने प्रीमियम भी नहीं दिया। तो जैस्मिन का केस कौन सा बनता है, जैस्मिन का केस बनता है
शेयर इशूड एट प्रीमियम बट प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। एम आई क्लियर विद एवरीवन? जो रोहन का केस है, रोहन के केस में क्या हुआ, रोहन ने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दी है, 2 रुपए भी दे दिए रोहन ने, 5 भी दे दिए। जब रोहन ने 5 रुपए दिए तो उन 5 के विदिन क्या था, प्रीमियम, तो साथ में मैं क्या बोलूंगा कि प्रीमियम रिसीव हो गया। और ये रोहन वाला केस क्या बन रहा है, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम इज रिसीव्ड। ऑब्वियसली कुछ फर्दर कॉल्स में बंदे ने नॉन पेमेंट की होगी, फर्दर कॉल्स में क्या किया होगा, कोई नॉन पेमेंट। एम आई क्लियर? आई थिंक आपको सेकंड और थर्ड केस में फर्क तो समझ आ गया कि बंदे ने अगर मोस्टली अलॉटमेंट दी होती है तो प्रीमियम रिसीव हो जाता है, अलॉटमेंट नहीं दी होती तो हम कौन सा बोल रहे हैं, प्रीमियम नॉट रिसीव का केस। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझनी है जी, फर्स्ट केस में ही सबसे ज्यादा लॉजिक यूज करवा दूंगा मैं। देखना आप जर्नल एंट्री क्या आएगी बच्चे। कल जब आप मेरे से जर्नल एंट्री सीख रहे थे, मेरा पूरा पूरा फोकस सिर्फ इसी चीज पे था कि आपको डेबिट और क्रेडिट के लॉजिक्स बता दो। आज भी मेरा टोटली फोकस इसी चीज पे रहने वाला है। मैं तीनों केस में कोई भी अकाउंट डेबिट करूं, कोई भी अकाउंट क्रेडिट करूं, आपके पास उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा और आपको क्लियर होना चाहिए। सिर्फ इसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना कि मुझे रीजन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से क्या एंट्री आने वाली है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeit, to share allotment, to share call। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या एंट्री आनी कैसी है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैंने ना आपको जब जर्नल एंट्रीज करवाई थी तो मैं आपके शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहा था बार बार। आपने देखा होगा ना, मैंने जो जर्नल एंट्रीज की हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे कर रहा था मैं, हर इंस्टॉलमेंट की एक रिसीव की एंट्री थी और एक ड्यू। कोई भी इंस्टॉलमेंट की उठा लेते, जैसे एप्लीकेशन केस में पहले रिसीव हो रहा था तो आप एंट्री का डाल रहे थे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और एडजस्ट की एंट्री का डाल रहे थे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट की बोलोगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर जब रिसीव हो रहा था तो क्या एंट्री डाले थे, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चे यही एंट्रीज करके आए हो आप। लेकिन इन एंट्रीज का अगर मैं क्रक्स उठाना चाहूँ, क्रक्स क्या बनता है, शेयर एप्लीकेशन इधर क्या हो रहा है, क्रेडिट, इधर क्या हो रहा है, डेबिट। नेट इफेक्ट क्या बन गया, बैंक टू शेयर कैपिटल। मुझे पैसे रिसीव हुए तो बैंक डेबिट हो गया, और जितना पैसा रिसीव हुआ उतनी ही मेरी क्या है, लायबिलिटी। नेट इफेक्ट यही है ना कि मुझे पैसा रिसीव हुआ और उतना पैसा मैंने क्या करना है, लोगों को रिटर्न करना है। बैंक में जो पैसे रिसीव हुए हैं और शेयर कैपिटल किस चीज को डिनोट करा है, मेरी लायबिलिटी। यहां पे लॉजिक देखो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट। यहाँ का भी नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, बैंक टू शेयर कैपिटल। तो नेट इफेक्ट यही आता है कि बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक रिसीवर बन गया, और जितना पैसा आ रहा है वो सारी की सारी क्या है, मेरी लायबिलिटी। क्या है जी, मेरी लायबिलिटी। तो शेयर कैपिटल की क्रेडिट का लॉजिक बताया था ना कि जो भी पैसा मुझे शेयर होल्डर दे रहा है वो सारा पैसा मुझे क्या करने पड़ेगा, रिटर्न। क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। किया है ना कंपनी लॉ में सेपरेट लीगल एंटिटी, वो अलग है, मैं अलग है, और उसने मुझे पैसा दिया, मेरे शेयर होल्डर ने, तो मुझे वो पैसे को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर मैंने शेयर्स ही कैंसिल कर दिए किसी के, अगर मैंने शेयर्स ही क्या कर दिए, कैंसिल, तो क्या अब मेरी लायबिलिटी है, नो। अब मेरी लायबिलिटी मैंने क्या कर दी, खत्म। अगर मैंने किसी के शेयर्स क्या कर दिए, कैंसिल ही कर दिए, जब किसी के पास शेयर्स ही नहीं मेरी कंपनी के रहे, तो क्या मैं उसको पे करूंगा, आंसर इज अ बिग बिग नो। मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म। बच्चे एक सेकंड, अकाउंटेंसी का रूल होता है, अगर किसी चीज में इंक्रीज आता है तो ओरिजिनल साइड पे डाल लो, अगर किसी चीज में डिक्रीज आता है तो ऑपोजिट साइड पे डालो। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, अगर किसी चीज में क्या आएगा, इंक्रीज, देन वी शैल पोस्ट इट ऑन द, और अगर किसी चीज में क्या आएगा, डिक्रीज, अगर इंक्रीज तो ओरिजिनल, अगर डिक्रीज तो ऑपोजिट। बच्चे एक सेकंड, एसेट्स की ओरिजिनल साइड क्या होती है, डेबिट, लायबिलिटीज की ओरिजिनल साइड क्या होती है, क्रेडिट। एसेट्स आपके हमेशा डेबिट होते हैं, लायबिलिटीज हमेशा आपकी क्या होती हैं, क्रेडिट। तो भाई मेरी अगर लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ेगी, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही थी पैसे देने से, तो मैं लायबिलिटी क्या करी जा रहा था, क्रेडिट। लेकिन अब जब मैंने कैंसलेशन कर दी, अब जब मैंने क्या कर दी, कैंसलेशन, मेरी लायबिलिटी क्या होगी, खत्म। तो मैं शेयर कैपिटल को क्या कर रहा हूं, डेबिट। शेयर कैपिटल को क्या कर रहा हूं, डेबिट। बच्चे शेयर कैपिटल के डेबिट का लॉजिक सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया कि शेयर कैपिटल के क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी क्रिएशन, और यहां पे मेरी लायबिलिटी खत्म हो रही है।
यहाँ मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, खत्म। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये डेबिट कौन सी अमाउंट से होगा, तो याद रखना है कॉल्ड अप अमाउंट से। जितने पैसे अभी तक मैंने क्या किए हैं, कॉल, जितने पैसे मैंने अभी तक क्या किए हैं, कॉल। एक सेकंड सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे कॉल्ड अप का क्या कॉन्सेप्ट है। कॉल्ड अप का कॉन्सेप्ट ये है, कई बार शेयर फोरफीट कंपनी कर देती है कि बंदे ने अलॉटमेंट नहीं ना दी साथ के साथ। कई बार कंपनी फोरफीट करती है। अब जैसे मैंने रोहन और जैस्मिन की एग्जांपल ली थी, मैंने रोहन और जैस्मिन की एग्जांपल दी थी। एक सेकंड, जो जैस्मिन है उसने मुझे सिर्फ क्या दी थी, एप्लीकेशन। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि जी इसने मुझे अलॉटमेंट भी नहीं दी, इसने मुझे फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, इसने मुझे सेकंड कॉल भी नहीं दी। इसका मतलब क्या, मैं इसके शेयर का फोरफिट कर रहा हूँ एंड में जाके। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, मैंने एट द एंड तक वेट किया कि शायद ये पिछले पैसे मुझे दे दे। मैं मतलब मैं इसके शेयर्स कहाँ पे फोरफिट कर रहा हूँ, मैं इसके शेयर जाके फोरफिट कर रहा हूँ सेकंड कॉल के बाद। मतलब मैंने सारे पैसे मंगवा लिए। लेकिन जैसे मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि जैसे ही इसने मुझे अलॉटमेंट ना दी तो मैं इसके शेयर कहाँ फोरफिट करता, अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर देता। मतलब कंपनी के पास ऑप्शन होती है कि कंपनी वो शेयर्स कब फोरफिट करना चाहती है। अब जैसे इतने पैसे हैं, मैं पार का केस ले रहा हूं, 2+4, 2+2। क्या कौन सा केस है, 2+4, 2+2। अब ये जो जैस्मिन है, इसने सिर्फ एप्लीकेशन दी ना अलॉटमेंट दी, और मैंने इसके शेयर्स क्या कर दिए, फोरफिट। मैंने इसके शेयर्स क्या कर दिए, फोरफिट। मैंने फोरफिट अलॉटमेंट के बाद ही कर दिए। तो यहां तक टोटल पैसे मंगवाए हुए कितने हैं, 6। यहां तक पैसे मंगवाए हुए कितने हैं, 6। और अगर मैं क्या करूं, मैं अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल भी मंगवाऊं, शायद दे दे पिछले पैसे, सेकंड कॉल भी मंगवाऊं, शायद दे दे पिछले पैसे, और यहां पे जाके फोरफिट करूं, तो मेरी कॉल्ड अप कितनी हो जाएगी, 10। कॉल्ड अप का कंसेप्ट समझ आया कि मैं कौन सी इंस्टॉलमेंट के बाद फोरफिट कर रहा हूं। वहां तक के पैसे मंगवाए जा चुके होंगे, तो उसी अमाउंट से मैं क्या करूंगा, डेबिट। उसी अमाउंट से मैं क्या करूंगा, डेबिट। एम आई क्लियर विद एवरीवन। तो शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी अमाउंट आएगी, द कॉल्ड अप। अब सुकून हैज आस्क्ड मी वन ऑफ द क्वेश्चन कि अगर जैस्मिन ने एप्लीकेशन मनी दे दी है तो इसकी कैंसलेशन के टाइम पे क्या हम इसको एप्लीकेशन मनी वापस कर देंगे, क्योंकि हम शेयर्स तो कैंसिल कर रहे हैं। आंसर इज अ बिग नो। इसको समझाने के लिए ना मैं हमेशा एग्जांपल लेता होता हूं कि अगर कल को मैंने एक एक्टिवा परचेज किया, क्या परचेज किया, एक्टिवा। आजकल एक्टिवा आई थिंक 1 लाख का हो गया, 80-90 या 1 लाख का हो गया, एसेसरीज डाल के 1 लाख का मिलता है। और मैंने करवा ली 1 लाख की इंस्टॉलमेंट्स। मैंने 1 लाख की क्या करवा ली, इंस्टॉलमेंट्स। मैंने 40,000 की डाउन पेमेंट की और 60,000 की क्या की, साल की 5-5 हजार की 12 किस्तें करवा ली। गेटिंग इट, 40,000 डाउन पेमेंट देके मैंने 12 किस्तें करवा ली। मुझे इंस्टॉलमेंट डाल के चलो मान लीजिए 1 लाख का पड़ रहा था, वैसे 90,000 का था। अब सुनिएगा ध्यान से, अब 60,000 रुपए कंपनी ने मैंने कंपनी को देने थे। मैंने एक्टिवा ले ली थी, 40,000 की डाउन पेमेंट दे दी और मैंने 5-5 हजार की 12 इंस्टॉलमेंट देनी है। मैंने क्या किया, मैंने 1 इंस्टॉलमेंट दे दी, मैंने 2 इंस्टॉलमेंट दे दी, मैंने 3 दे दी, 4 दे दी। लेकिन 4 के बाद आई एम नॉट पेइंग। 4 के बाद मैं इंस्टॉलमेंट दे ही नहीं रहा। मैंने 40,000 की डाउन पेमेंट कर दी, 5,000 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैंने देनी कितनी थी, 12 किस्तें, लेकिन मैं सिर्फ कितनी दे पाया हूं, 4। और उसके आगे मुझे कोई फाइनेंशियल क्रंच आ गया एंड आई एम नॉट एबल टू पे। अब आप बताओ, आपको क्या लग रहा है इस सिचुएशन में क्या होगा। कंपनी 1 इंस्टॉलमेंट की डिले वेट कर लेगी, 2 की वेट कर लेगी, 3 की वेट कर लेगी, और एट द एंड वो आएंगे और मेरी एक्टिवा उठा के ले जाएंगे। इसको अकाउंटेंसी में ना एक कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं रीपोजेशन। पोजेशन मतलब किसी चीज को होल्ड करना। रीपोजेस का मतलब जो कंपनी की चीज है, कंपनी ने वापस उसको ले लिया, रीपोजेस कर लिया। कंपनी ने उसको वापस क्या कर लिया, रीपोजेस। अच्छा मेरी एक मिनट बात सुनो, जब कंपनी मेरी एक्टिवा लेके जा रही है, मैं कितना पैसा दे चुका हूँ, 40 तो एक दे चुका हूँ, और 4 किस्तें दे चुका हूँ 5-5 हजार की। 40 और 20, 60,000 दे चुका हूँ। क्या मुझे ये 60,000 वापस मिलेगा, नो, गया सब कुछ। गेटिंग इट सुकून, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा कि जब हम किसी इंस्टॉलमेंट्स को पे ऑफ नहीं करते, वो हमारा एसेट उठा के ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, एसेट उठा के ले जाते हैं। और जो भी हमने मनी दिया होता है वो सारा मनी क्या हो जाता है, अकाउंट्स की लैंग्वेज में 4 फीट। अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या हो जाता है, 4 फीट। तो शेयर होल्डर ने भी, जैस्मिन ने भी जो एप्लीकेशन मनी दी हुई थी, क्या मैं इसको वापस करूंगा, नो। रोहन ने तो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट दे दी थी, क्या मैं इसको रिटर्न करूंगा, आंसर इज नो।
मैं ये पैसे रिटर्न नहीं करने वाला, ये पैसे कंपनी क्या कर लेगी, फोरफीट। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये जो पैसा फोरफीट होता है दोनों पार्ट इसमें से किसके लिए फायदा, किसके लिए नुकसान? कंपनी के लिए फायदा, कंपनी को पैसा भी आ गया और कंपनी ने शेयर भी कैंसिल कर दिया, शेयर भी एक तरह से वापिस ही आ गया। व्हीकल में तो फिर हम कह देते हैं कि व्हीकल जी उसने 6 महीने 8 महीने यूज किया था, व्हीकल की थोड़ी डेप्रिसिएशन लग गई। शेयर तो डीमेट फॉर्म में है, शेयर ने क्या डेप्रिशिएट होना है? आर यू गेटिंग इट? शेयर भी वापस और जो शेयर होल्डर पैसा दे चुका है वो भी क्या आ गया, वापस। कंपनी को टोटली क्या होता है, फायदा। तो बच्चे ये जो सारे फायदे होते हैं ये डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारे फायदे डेबिट करो क्रेडिट करो, फायदे क्रेडिट, फायदे क्या होने चाहिए, क्रेडिट। तो यहाँ पे चेक कीजिए सारे फायदे आपके क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ विद द अमाउंट विच हैज बीन रिसीव, जो पैसा मुझे रिसीव हो चुका है वो किसके सामने आएगा, शेयर फोरफीट। ₹2 ₹3 कुछ भी लगा लो, ना कॉल में नहीं आई। ₹2 जो एप्लीकेशन के आए हैं, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 6 मंगवाए, 6 में से 2 आए, 4 नहीं आए, मैंने तभी फोरफीट कर लिए। ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से सिर्फ 2 ही आए और 8 नहीं आए, वो मैटर नहीं करता, जितना है बस वही डाल दो। दो लॉजिक समझ आ गया। शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, शेयर कैपिटल डेबिट हुआ कि मैंने शेयर्स कैंसिल कर दिए और मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, खत्म। मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। लायबिलिटी क्रिएशन के टाइम पे क्रेडिट होती है और खत्म के टाइम पे क्या होती है, डेबिट। और जितना पैसा आप दे चुके हो कंपनी उसको वापस नहीं करेगी, कंपनी बल्कि उसको क्या कर लेगी, फोरफीट। तो जो भी चीज मैं फोरफीट कर लूंगा मेरे लिए क्या है, फायदे का सौदा। और ये फायदा मैं क्या करने वाला हूँ, क्रेडिट। क्या करने वाला हूँ, क्रेडिट। अच्छा एक सेकंड, शेयर फोरफीट क्यों हुए थे? क्योंकि सामने वाले बंदे ने पैसे नहीं दिए। जैस्मिन से कितने मंगवाए थे, 6। जैस्मिन कितने देके बैठी है, 2। 4 नहीं दिए। जॉन से पैसे नहीं दिए, वो अपनी इंस्टॉलमेंट के नाम से लिख देंगे, द अमाउंट विच इज अनपेड, द अमाउंट विच इज अनपेड। अब इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी तो सिर्फ 2 शेयर अलॉटमेंट लिख दूंगा। अगर इन्होंने कॉल भी नहीं दी तो क्या लिखूंगा, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल। सुन लीजिए, जितने मैंने मंगवाए वो किस में आने वाले हैं, शेयर कैपिटल में। जितने मैंने मंगवाए किस में आने वाले हैं, शेयर कैपिटल। जितने सामने वाले ने दे दिए वो किस में आने वाले हैं, शेयर फोरफीट। और जितने पैसे नहीं आए वो अपने नाम से, कि फर्स्ट कॉल नहीं आई, सेकंड कॉल नहीं आई। जॉन से बच्चे स्टार्टिंग में कॉल एंड एरियर वर्ड यूज करके आए थे, वो इन दोनों इंस्टॉलमेंट की जगह यहाँ पे वर्ड क्या लिख सकते हैं, 2 कॉल्स इन एरियर। जिन्होंने स्टार्टिंग में यूज नहीं किया उनको यहाँ भी यूज करने की जरूरत नहीं। माइंड में रखना, या तो दोनों जगह यूज होता है या कहीं भी नहीं यूज होता। हाँ आपका एमसीक्यू पेपर है तो वहां पे तो ऑब्वियसली ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको, 4 फीचर का फुल ऑन। नहीं क्लियर कैंसिलेशन है, दोबारा नहीं। यहां तक की बातें क्लियर जी, फर्स्ट केस सबको क्लियर हो गया। एक काम करते हैं, यहां तक जो भी करवाया फटाफट एक रिकॉल करवा देता हूं। हाँ जी, तो बच्चे एक बार स्टार्टिंग से फुल ऑन रिकॉल करते हैं। कंसेप्ट का नाम क्या है जी, थोड़ा सा हाई वॉल्यूम। कंसेप्ट का नाम है 4 फीचर ऑफ शेयर्स। अब मैं हूं कंपनी टीसीएल लिमिटेड, आप सारे मेरे कौन हैं, शेयर होल्डर्स। आप सभी कौन है, मेरे शेयर होल्डर्स। मैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हूं जो कि क्या कर रही है, पब्लिक से पैसा रेज कर रही है। बच्चे पब्लिक से पैसा रेज करने की कितने वेज हैं, 2। आई कैन आइदर गो फॉर इशू ऑफ शेयर्स और द इशू ऑफ डिवेंचर, अगर मुझे लोन चाहिए होगा। ऑब्वियसली अब हम किसकी बात कर रहे हैं, शेयर्स की। अब मैं शेयर्स के थ्रू आपसे क्या कर रहा हूं, मैंने प्रोस्पेक्टस इशू करके आपसे पैसा इनवाइट किया और आपने सब्सक्राइब कर लिया। आपने क्या कर लिया, सब्सक्राइब। बच्चे जब आप शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में क्या भेजते हैं, एप्लीकेशन। मतलब अप्लाई करते हुए आप क्या भेजते हैं, एप्लीकेशन। और एक डीम्ड मुझे कंफर्मेशन देते हो, डीम्ड कंफर्मेशन की आगे वाले पैसे भी आप दोगे। समझ आया कि ये ऐसा माना जाता है कि हाँ जी इस बच्चे ने अगर शेयर लिए हैं तो इसको पता ही है कि इसमें आगे वाले पैसे भी देने हैं। लेकिन अगर किसी रीजन के कारण सामने वाला बंदा पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन तो दे चुका है और अगली इंस्टॉलमेंट्स ना पे कर पाए, अगली इंस्टॉलमेंट्स पे ना कर पाए, तो कंपनी जो वो शेयर होल्डर है उसने अपने और कंपनी के विद इन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या कर दिया, ब्रीच। तो कंपनी के डायरेक्टर के पास भी पूरा राइट है कि वो उसकी शेयर होल्डिंग को क्या कर दे, कैंसल। उसकी शेयर होल्डिंग को क्या कर दे, कैंसल। उससे शेयर्स वापस ले लिए जाए, उससे शेयर्स वापस ले लिए जाएं। और ये जो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स होता है इसी को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, 4 फीचर ऑफ शेयर्स।
पहले मेरी बात समझ आ गई सारे स्टूडेंट्स को? इसको क्या कहा जाता है? फोरफीचर ऑफ शेयर। सामने वाला पैसे नहीं देगा तो हम फोरफिट कर सकते हैं। दो कंपनी लॉ की प्रोविजन बस माइंड में रखनी है। पहला, हम फोरफीचर सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मुझे इस चीज के लिए अलाउ करता है, और दूसरा, हमें कम से कम 14 डेज का क्या देना पड़ेगा? नोटिस। ऐसे ही नहीं, कल ड्यू डेट थी, आज उसने पैसे नहीं दिए और मैंने शेयर कैंसिल कर दिया, आई नीड टू गिव टाइम टू दैट पर्सन। हमने पूरे लॉ में बचे वर्ड करते गए ना, क्या था? सामने वाले को बात कहने का मौका तो दें, तो यहाँ पे रीजनेबल टाइम दे रहे हैं हम उसको, ठीक है। फिर मैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 3 केस बनाए। शेयर्स पार पे इशू हैं, शेयर्स प्रीमियम पे इशू हैं, और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ और प्रीमियम रिसीव हो गया। पता कैसे चलता है रिसीव हो गया या नहीं हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही पैसे लिख दिए 2 + 5 3 + 2। जब स्टूडेंट्स ने इसका टोटल लगाया तो टोटल क्या था? 12, जबकि 10 का शेयर और 12 कैसे मंगवा सकता हूं मैं? अगर कहीं नहीं बताया हुआ प्रीमियम किसमें है तो क्या माना जाता है? किसमें है? अलॉटमेंट। 2 शेयर होल्डर, एक ने कॉल्स नहीं दी, एक ने सिर्फ क्या नहीं दी? कॉल्स नहीं दी, उसके शेयर फोरफिट कर दिया हमने। भाई जिसने सिर्फ कॉल्स नहीं दी मतलब उसने अलॉटमेंट दे दी। उसने क्या दे दिया? अलॉटमेंट दे दी। अगर उसने अलॉटमेंट दे दी तो बीच में क्या आ गया? प्रीमियम। बीच में क्या आ गया? प्रीमियम। और अगर किसी ने अलॉटमेंट भी नहीं दी तो मैं क्या बोल लूंगा? प्रीमियम नॉट रिसीव, प्रीमियम नॉट रिसीव। सेकंड और थर्ड केस आइडेंटिफाई करना तो आ गया सबको। फिर मैंने एंट्री अभी सबसे पहले किसके केस, कौन से केस की कराई है? फर्स्ट केस की। सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट होगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल क्या होगा? डेबिट। कौन सी अमाउंट के साथ? द कॉल्ड अप मनी। द कॉल्ड अप मनी, जितना पैसा अभी तक मंगवाया। मैंने आपको बताया ना कई बार क्या होगा कि मैंने जो फोरफिट किए वो फाइनल कॉल के बाद किए, तब तक मैंने 10 के 10 मंगवा लिए थे, तो यहाँ पे 10 रुपए आ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने फोरफिट सामने वाले के अलॉटमेंट के बाद ही कर दिए तो अलॉटमेंट तक जितने पैसे बनते थे वो लिखूंगा मैं। अच्छा, जितने पैसे मैंने मंगवाए होते हैं उसके 2 पोर्शन हो जाएंगे। जितने पैसे मैंने मंगवाए होते हैं उसके 2 पोर्शन हो जाएंगे। कितने सामने वाले ने दे दिए और कितने उसने नहीं दिए, 2 ही पोर्शन होंगे। कितने उसने दे दिए, कितने उसने नहीं दिए। और जो पैसे उसने दे दिए वो किस नेम से आते हैं? शेयर फोरफिट। क्योंकि वो मैं रख के बैठा हूं, मैंने उनका कुछ रिटर्न देना उसको नहीं, मेरा तो फायदा हो गया। मेरा क्या हो गया? फायदा। और दूसरा, जॉन से पैसे उसके नहीं आए वो इंस्टॉलमेंट्स के नेम्स लिख दो। जी शेयर अलॉटमेंट नहीं आई, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई, शेयर जो भी पैसा नहीं आया वो अपने नाम से, और जो रिसीव हो गया वो किस नाम से? शेयर फोरफिटेड। बेसिक केस था, क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट्स को? तो चलिए लेट्स मूव टू द केस नंबर 2। दैट इज कि हमने शेयर्स इशू किए बच्चे प्रीमियम पे, और प्रीमियम अभी रिसीव नहीं हुआ। शेयर्स इशू किए गए हैं प्रीमियम पे और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। मैंने ना आपको एक चीज बोली थी कि माइंड में रखने वाला सिर्फ केस 1 है। माइंड में रखने वाला केस 1 है। डिट्टो अब केस 1 नहीं करवाऊंगा, बस फर्क इतना है कि प्रीमियम डलवा दूंगा। क्या डलवा दूंगा? प्रीमियम। बाकी सारी एंट्री सेम। हर फोरफीचर की एंट्री में क्या डेबिट होने वाला है बच्चे? कोई स्टूडेंट नोट ना करे, समझिए पहले। शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होता है? जितने पैसे हमने मंगवाए हैं। 2, जितने पैसे उसने दे दिए होते हैं वो किस में आते हैं? शेयर फोरफिटेड। इट डिनोट्स योर अमाउंट रिसीव्ड। और जौन सा पैसा नहीं आएगा वो अपने नेम से। बच्चे मैं यहाँ पे अलॉटमेंट लिखूं, सेकंड केस में यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट लिखूं या शेयर कॉल लिखूं? ये कौन सा केस है? प्रीमियम नॉट रिसीव। मोस्टली प्रीमियम किसमें होता है? अलॉटमेंट में। मोस्टली प्रीमियम किसमें होता है? अलॉटमेंट में। मतलब केस का चांस है कि यहाँ पे अलॉटमेंट लिखना पड़ेगा कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, और जो पैसा रिसीव नहीं होता उसका नाम लिख देता हूं मैं। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कॉल। डिट्टो सेम लग रहा है, लेकिन याद रखिए शेयर इशू हुए थे प्रीमियम पे और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। शेयर इशू हुए थे प्रीमियम पे और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा। शेयर इशू हुए प्रीमियम पे और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। अच्छा मुझे बताएंगे जिस टाइम शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते हैं तो प्रीमियम क्रेडिट होता है डेबिट होता है? क्रेडिट। बताया था ना, फायदा होता है। मेरा 10 वाला 12 पे इशू हुआ तो 2 का क्या हुआ था? फायदा। फायदे क्या होते हैं? क्रेडिट। अब कैंसिल करने तो क्या करूंगा? डेबिट। सारे स्टूडेंट्स को रूल याद हो गया कि प्रीमियम कैंसिल तब होगा जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो यहां पे डेबिट में लिख देता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, इसमें एक बड़ा डिफरेंट सा केस आता है जब आपको क्वेश्चन में कहा जाता है प्रीमियम इज पार्टली रिसीव्ड। प्रीमियम इज पार्टली रिसीव्ड मतलब फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में भी प्रीमियम था थोड़ा सा,
मैंने कहा है कि अगर कुछ नहीं दिया होगा तो अलॉटमेंट में मानना है, वो तो किसी भी इंस्टॉलमेंट में सकता है। मान लीजिए एप्लीकेशन में भी था थोड़ा सा प्रीमियम, अलॉटमेंट में भी है। मैंने एप्लीकेशन तो दे दी बट अलॉटमेंट नहीं दी, तो मैंने कुछ पोर्शन का तो प्रीमियम दे दिया, कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, जितना प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ, द प्रीमियम विच हैज नॉट बीन रिसीव, अगर पार्टली का केस है। अगर पूरा प्रीमियम या अलॉटमेंट के साथ था फिर तो पूरे ही पैसे आ जाएंगे। बच्चे क्लियर हो रही है, एंट्रीज इजी लग रही हैं? चलिए जी लास्ट केस पे चल रहा हूं। लेट मी टेल यू वन थिंग, फर्स्ट केस और लास्ट केस आपको काफी हद तक सेम लगेगा। क्यों क्यों सेम लगेगा उसका रीजन बताता हूं, पहले मैं एंट्री लिख दूं। शेयर कैपिटल, शेयर फॉर फीचर, टू शेयर कॉल, दैट्स इट। एंट्री छोटी है इसकी कंपैरेटिवली। देखो फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना, क्या फर्क लिख रहे हैं? मैंने अलॉटमेंट नहीं लिखा, मैंने अलॉटमेंट नहीं लिखा। ऐसा क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ये कौन सा केस है, प्रीमियम रिसीव। और अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है, अगर प्रीमियम क्या हो चुका है, रिसीव, तो काफी हद तक चांस है अलॉटमेंट भी रिसीव होगी। और जो रिसीव्ड मनी होती है वो मेरी किस में आती है, फोरफीट में। रिसीव्ड मनी किस में आती है, फोरफीट में। भाई मैंने जितने मंगवाए उसके दो ही हिस्से होते हैं, जो आ गई जो नहीं आई। जो आ गई वो किस में आती है, फोरफीट में, जो नहीं आई वो अपने नाम से आएगी। लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिएगा। अभी एक नई चीज समझाने जा रहा हूं बच्चे। शेयर कैपिटल में हमेशा, शेयर कैपिटल में हमेशा, तीनों केस के लिए बता रहा हूं, हमेशा नॉमिनल मनी आती है। कौन सी मनी आती है, नॉमिनल। एक मिनट इधर देखना, मैंने पैसे ऐसे मंगवाए हैं, 2 + 5 3 + 2, 2 + 5 3 + 2। अब ये जो रोहन है इसने क्या किया, ना फर्स्ट दी है ना सेकंड दी है, ना फर्स्ट दी है ना सेकंड दी है, बट इसने क्या किया है, हाँ जी। अब ये जो रोहन है इसने ना फर्स्ट दी है ना ही क्या दी है, सेकंड। अब ये इस केस में कैसे एंट्री करने वाला हूं मैं, देखना ये बिल्कुल वो केस बन गया। रोहन ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, और जैसे ही रोहन ने अलॉटमेंट दी, अलॉटमेंट के विदिन क्या था, प्रीमियम, मुझे प्रीमियम क्या हो गया, रिसीव। अब इस केस की मैं चौथे में एंट्री कैसे करूं, शेयर कैपिटल में कितना लिखूं? मैंने अभी तक क्या बताया आपको, शेयर कैपिटल में क्या आता है, कॉल्ड अप। शेयर कैपिटल में क्या आता है, कॉल्ड अप। मैंने अभी तक कितने पैसे मंगवाए हैं, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। मैंने अभी तक 12 मंगवाए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 12 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 10, क्योंकि प्रीमियम तो अलग से है ना, 2 रुपए। ऐसे था, ये जो 5 रुपए था वो कैसे बना था, 3 रुपए नॉमिनल, 2 रुपए प्रीमियम। इसमें 2 रुपए प्रीमियम था। याद रखिए जो शेयर कैपिटल की अमाउंट आती है वो विदाउट प्रीमियम आती है, और विदाउट प्रीमियम जो अमाउंट होती है उसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं, नॉमिनल। तो मैंने कितना नॉमिनल मंगवाया था, 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 और 2 10। अच्छा, इसने, रोहन ने कितने पैसे नहीं दिए मुझे, कॉल मनी नहीं दी, एक 3 रुपए एक 2 रुपए, 5 नहीं दिए। और दिए कितने हैं इसने मुझे, एक एप्लीकेशन दे दी है, एक अलॉटमेंट, 5 और 2 7। बट द प्रॉब्लम इज दैट टैली नहीं हो रहा। शेयर कैपिटल डेबिट कितने से है, 10 से, और ये जो क्रेडिट की अमाउंट्स हैं वो कितनी बन रही है, 12। इसका रीजन पता क्या है, सुनिएगा ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला है कि प्रीमियम अगर रिसीव हो गया तो शो नहीं करना। प्रीमियम अगर रिसीव हो गया, मैंने डेबिट नहीं ना किया, प्रीमियम सिर्फ तब शो करते हैं जब, प्रीमियम सिर्फ तब शो करते हैं जब रिसीव ना हो। अब तो रिसीव हो गया, अब तो रिसीव हो गया, अब नहीं शो करना। तो भाई अगर प्रीमियम को डेबिट में नहीं शो कर रहे तो यहां पे प्रीमियम क्यों इंक्लूड कर रहे हो, यहां पे भी विदाउट प्रीमियम लिखेंगे। यहां पे भी कितना लिखूंगा, 2 और 5 नहीं उठाऊंगा, कितना उठाऊंगा, 3 विदाउट प्रीमियम। यहां पे भी क्या लिखूंगा, 5, और उधर तो 5 था। अब समझ आइए एंट्री कैसे होनी है, कि अगर मेरा डेबिट में प्रीमियम नहीं आने वाला तो मेरी जो अमाउंट रिसीव्ड है उसमें भी इसी में क्या कर दूंगा, प्रीमियम लेस। हाँ जी, दो केसेस हैं, जैसे ए ने कॉल मनी के बाद अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, कॉल मनी जो सॉरी एप्लीकेशन मनी उसके बाद कुछ नहीं दिया, और सेकंड केस में बी ने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों दिए, बाकी नहीं दी, तो डबल एंट्रीज पड़ेंगे या सिंगल एंट्री में? दोनों अलग अलग एंट्रीज करनी है। तो यहां पे बच्चे मैं क्या लिख रहा हूं, अमाउंट रिसीव्ड माइनस प्रीमियम। मुझे बताइए जी, एंट्रीज यहां तक क्लियर हो गई हैं? ये 3 ही केस हैं जी फोर फीचर के, बहुत हद तक चांस है पेपर में आने वाले हैं, एंड ट्रस्ट मी
बच्चों को ना कंसेप्ट वाइज प्रॉब्लम आती है, एंड आई एम श्योर कि आपको नहीं आई होगी, बहुत ज्यादा टाइमली और हमने इजी करके समझा। तो चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहां तक की बातें क्लियर, आगे चलें, जर्नी लेके चलें आगे। क्या बता रहा था मैं कि हर बंदे ने अपने खर्चे प्लान किए होते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, हर बंदे ने अपने खर्चे प्लान किए होते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। जब जैसे कोई बंदा हमें पैसे नहीं दे रहा तो हमारा तो सारा बजट हिल जाएगा, तो हम फटाफट क्या करते हैं, उसके शेयर कैंसिल करके अपने पास नहीं रखेंगे, दोबारा किसी और को इशू कर देंगे, दोबारा किसी और को इशू कर देंगे, कंपनी अपने पास तो ना रखेगी। और जब कंपनी ऐसे किसी और को इशू कर देती है उसको क्या कहा जाता है, री इशू। क्या कहा जाता है, री इशू। अच्छा जी, तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज द री इशू ऑफ शेयर्स। नोट नहीं करना, आई विल गिव यू एम्पल ऑफ टाइम, समझिए, बस समझना जरूरी है। अच्छा जी, अब मेरी ना बात सुनना, जब शेयर्स ना री इशू होते हैं तो वो री इशू डिस्काउंट पे हो सकते हैं। जो शेयर्स क्या होते हैं, री इशू, री इशू डिस्काउंट पे हो सकते हैं, लेकिन 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 ओरिजिनली डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। रिपीट कर रहा हूं, मैंने कल कौन सा सेक्शन बोला था आपको याद है, 53 एंड 54। 53 एंड 54 क्या बोलता है, शेयर्स कांट बी इशूड एट अ प्राइस लेस देन द नॉमिनल वैल्यू। 10 से कम में इशू नहीं करोगे, ये कौन बोलता है, ये प्रोहिबिशन लगाता है 53 और 54। इसकी एक्सेप्शन थी, एक काइंड ऑफ शेयर्स इशू हो सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोहिबिशन लगी है वो ओरिजिनली इशूड शेयर्स पे लगी है। किस पे लगी है, ओरिजिनली इशूड शेयर्स, नॉट ऑन द री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू सस्ते हो सकते हैं, माइंड में रहेगा, री इशू पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि री इशू हमें, अच्छा इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल बनती होती है कि अब फॉर एग्जांपल वो जो मेरी एक्टिवा उठा के लेके गए थे, जिसको मैंने आई थिंक 6-8 महीने चला लिया था, अब वो न्यू जैसी तो उसमें ब्राइटनेस लगी नहीं होगी। अब कंपनी उसका नो डाउट थोड़ा सा उसकी फर्निशिंग करके उसको दोबारा बेच देगी, फर्निशिंग करके उसको दोबारा क्या कर देगी, बेच देगी। लेकिन फिर भी अगर 90,000 उसकी कॉस्ट है, 90 में तो नहीं बिकेगी, थोड़ी सस्ती बिकेगी। समझ आ रही है, मैंने एक्टिवा खरीदी थी, एक्टिवा खरीद के 40,000 की डाउन पेमेंट दी थी, 60,000 की 5,000 की 12 किश्तें देनी थी, 4 किश्तें दी, मैंने नहीं दी आगे किश्त, मेरी एक्टिवा उठा के ले गए। वो एक्टिवा शोरूम में है, उन्होंने शोरूम में जाके नो डाउट उसका फुल ऑन मेकअप कर दिया कि इसको दोबारा अच्छे रेट में बेच दें, लेकिन स्टिल 90 पे नहीं बिक रही। मान लीजिए कितने पे बिकी, अब 80 पे। कंपनी को भी ये चलो कोई ना, जितने की जा रही है बस जाने दो। और ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले को फर्क ही नहीं समझ आ रहा, पूरी 90 की जा रही है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है कि जब आपके शेयर री इशू होते हैं, शेयर डिस्काउंट पे भी री इशू हो सकते हैं, और कई बार तो प्रीमियम पे, कई बार किस पे इशू हो सकते हैं, प्रीमियम। तो क्या जनरल एंट्रीज आएंगी। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, जैसे स्टार्टिंग में पैसे कैसे आए थे, इंस्टॉलमेंट्स करके, पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, री इशू के टाइम पे सारे पैसे इकट्ठे आएंगे। री इशू के टाइम पे अगर 10 रुपए का शेयर है, 10 के 10 कैसे आते हैं, इकट्ठे। रिपीट करूं जी ये चीज, ओरिजिनली इशू के टाइम पे पैसे हमेशा कैसे आते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन री इशू के टाइम पे सारे पैसे क्या आएंगे, वन गो में। और एंट्री क्या बनेगी। अच्छा उधर एक सेकंड, आज सारी एंट्रीज का क्रक्स बताया था, अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन का, सबका क्रक्स एंट्री क्या थी, बैंक टू शेयर कैपिटल, सबका क्रक्स था वही री इशू की एंट्री है। क्योंकि री इशू के साथ भी क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, और दोबारा लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। जो बंदा शेयर के पैसे दे रहा है वो कल को मुझे उसको क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न भी तो करने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक टू शेयर कैपिटल। बच्चे बैंक में क्या आएगा, बैंक में क्या आएगा, जितने हमें रिसीव हुए, मतलब द री इशू प्राइस, द री इशू प्राइस। शेयर कैपिटल में क्या आता है, शेयर कैपिटल में दो चीजें आ सकती हैं, सुन लीजिए ध्यान से, कितनी कौन सी चीजें आ सकती हैं। या तो कॉल्ड अप, जो स्टार्टिंग में जितने से डेबिट नहीं करके आए, यहाँ पे जितनी अमाउंट से डेबिट करके आए, अगर 6 से करके आए होंगे, 7 से कर, जितने से डेबिट किया उतने से यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट। या तो उतनी अमाउंट आएगी, या क्या आएगी, फुल नॉमिनल वैल्यू। ये नॉमिनल वैल्यू पता कब आएगी, क्वेश्चन में ना कई बार लिखा होएगा, शेयर्स आर री इशूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर एज फुली पेड अप। नॉमिनल वैल्यू कब आती है, जब मुझे क्या वर्ड दिया होता है, फुली पेड अप। समझ आ गई बात। अगर फुली पेड अप वर्ड दिया हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, पूरे 10 रुपए मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अगर वर्ड क्या दिया गया,
फुली पेड अप। अगर वर्ड फुली पेड अप दिया गया है तो मैं क्या लूंगा, 10 रुपए। और अगर फुली पेड अप नहीं दिया हुआ, फिर जितने से डेबिट हुआ था सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा एक सेकंड, अब मेरा 10 वाला शेयर 8 में री इशू हो रहा है। 10 वाला शेयर 8 में क्या हो रहा है, री इशू हो रहा है। मुझे नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है। 10 वाला मेरा 8 में री इशू हो रहा है, तो मैं नुकसान पता कहां से निकाल लूंगा, जहां पे मैंने सारा फायदा रखा था। बच्चे मैंने सारा फायदा किस नाम से रखा था, शेयर फॉर फीट। कहां पे रखा था, शेयर फॉर फीचर। अब वहीं से फायदा निकाल लूं, वहीं से नुकसान निकाल लूंगा। तो शेयर फॉर फीट को क्या कर दूंगा, डेबिट। यहाँ पे कौन सी अमाउंट आएगी, जो मैंने री इशू के टाइम पे क्या दे दिया, डिस्काउंट। री इशू के टाइम पे क्या दे दिया, डिस्काउंट। समझ आ गई आपको बात है। मैंने जितना फायदा कमाया था, एक सेकंड सुनना ध्यान से, मैंने 60,000 का फायदा कमाया था। मेरी एक्टिवा से कंपनी ने कितना फायदा कमा लिया, 60,000 का फायदा कमा लिया था। अब जब कंपनी 90,000 की एक्टिवा को 80 में बेच रही है, तो कंपनी को कितने का लॉस हो रहा है, 10। तो कंपनी वो 10 कहां से निकाल रही है, जो 60 का फायदा पड़ा था, जो 60 का फायदा वहीं से निकाल लेंगे। अच्छा इसका सेकंड केस, अगर हमारा जो शेयर है वो री इशू हो रहा है, किस पे री इशू हो रहा है बच्चे, प्रीमियम पे। बच्चे इसकी भी सीधी एंट्री डाल दो, प्रीमियम री इशू की। क्या एंट्री बनती है प्रीमियम की, बच्चे सारे री इशू की एंट्री तो सेम ही रहती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में क्या आ जाता है आपका, बैंक में क्या आ जाता है, द री इशू प्राइस। शेयर कैपिटल आपको समझ आ गया, अगर फुली पेड अप दिया हुआ फिर 10 आएगा, और अगर क्या वर्ड दिया कुछ ना दिया हुआ, फिर जितने से कॉल किया था उतने ही आएंगे। अच्छा अगर मेरा प्रीमियम पे री इशू हो रहा है, आप सबको पता है कि प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट। प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट। तो प्रीमियम क्रेडिट हो गया, प्रीमियम क्या हो गया, क्रेडिट। एम आई क्लियर। हाँ जी ना आपने कहा था ना मैं कर रहे हैं तो उससे एप्रिशिएट हो जाएगा, कोई रीमैच दोबारा। इशू का भी कैसे। हाँ ये डीमेट फॉर्म में पढ़े तभी प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, लेकिन एट टाइम डिस्काउंट पे भी री इशू होंगे। इसका रीजन एक्टिवा वाला नहीं है, लेकिन हाँ जॉन से भी प्राइस पे दिए। यहाँ पे समझने वाला लॉजिक ये है कि जॉन सा मैंने अकाउंट बनाया था अपने बेनिफिट को शो करने के लिए, अगर कल को नुकसान पे री इशू करूंगा तो वहीं से निकाल लूंगा विद अ सिंपल थिंग। आप ये कह रहे हो कि इसका रीजन क्या, कि डिस्काउंट पे री इशू क्यों हो रहे हैं। कहने का मतलब है जैसे कंपनी का जो मार्केट प्राइस होता है कई बार अप डाउन कुछ भी जा सकता है, इन केस डाउन जा रहा है तो हम डिस्काउंट पे री इशू कर देंगे। हाँ हाँ फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, ऑब्वियसली फर्क तो नहीं पड़ेगा। या यहाँ पे वो वाला रीजन नहीं मैं लगा सकता कि एक्टिवा चल गई है तो उस पर थोड़ी सी डेप्रिसिएशन, यहाँ पे क्या डेप्रिशिएट होना, ये मार्केट रेट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशन आ सकती हैं। अच्छा एक सेकंड, अब मेरी एक बात सुनना। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ फर्स्ट केस। कौन सा केस एज्यूम कर रहा हूँ, फर्स्ट केस की जो मेरा री इशू हुआ वो किस पे हुआ, नुकसान पे। बच्चे मुझे एक्टिवा से फायदा कितने का हुआ था, 60,000 का। और यहाँ पे मैंने जो एक्टिवा बेची कितने के नुकसान पे बेची, 10,000। 60 का फायदा, 10 का नुकसान, नेट तो फायदा ही निकल रहा है। नेट क्या निकल रहा है, फायदा। और ये जो फायदा है ये बताएंगे मुझे, ये रेगुलर प्रॉफिट्स हैं या नॉन रेकरिंग, कभी कभार होने वाला प्रॉफिट है या रेगुलर प्रॉफिट है, मेरा काम ही है नॉन रेकरिंग नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। जो कभी कभार होने वाला होता है उसको अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं, कैपिटल नेचर। जो रेगुलर होता है उसको रेवेन्यू नेचर बोलते हैं। तो बच्चे जितने भी मेरे कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स होते हैं, जितने भी मेरे कैपिटल नेचर क्या होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, ऑल ऑफ देम गोज टू विच अकाउंट, कैपिटल रिजर्व। मैं आपको करवा रहा था ना, आई थिंक जिस टाइम मैंने कल बिजनेस को टेक ओवर कराया था, मैंने बोला था कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पे मैं थर्ड एंट्री क्या लिखूंगा, फॉर द क्लोजर ऑफ, कौन सा अकाउंट क्लोज कर रहा हूं मैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। फॉर द क्लोजर ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या जनरल एंट्री बन रही है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। समझ आया आपको सारा कुछ। ये ही 6 एंट्रीज हैं। मैंने बोला था कि इनको मैं टाइम लगवाऊंगा। ट्रस्ट मी एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, बार बार इसको रेपिटेशन पे लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे फ्यू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर फॉरफिट। बच्चे मैं हाँ जी, वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड forfeited 2,500 shares of rupee
500 shares of rupee 10 each issued at a premium of 40% due to the non-payment of first call of rupee 3 and second call of rupee 2 later on 1500 shares got reissued at a discount of 20%. So journalize कीजिए बच्चे अच्छे से, मुझे अभी आंसर बताइए। हाँ जी, आई होप आपने जो स्टूडेंट्स मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कर लिया होगा। एंड इफ यू गॉट द आंसर ₹7500 देन दैट इज द राइट आंसर। और अगर आपका 7500 आंसर नहीं आया तो मे बी आपने कोई मिस्टेक कर दी है। मैं बच्चे आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, आप यहां से चेक कर लीजिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे क्वेश्चन को परसीव करना था। 2500 शेयर्स हैं, एक शेयर 10 का है और 40% का प्रीमियम है। बच्चे 10 रुपए का 40% कितना होता है? 4 रुपए। 10 रुपए का 40% कितना होता है? 4 रुपए। और 4 रुपए में से सुनेगा ध्यान से, 4 रुपए जो प्रीमियम है ये शेयर फोरफिट हो क्यों रहा है? बिकॉज एक तो फर्स्ट कॉल नहीं है जिसमें 1 रुपए प्रीमियम है, एक सेकंड कॉल नहीं है 1 रुपए उसमें प्रीमियम है, तो 2 रुपए प्रीमियम नहीं आया। 4 में से कितने का प्रीमियम नहीं आया? 2 का प्रीमियम नहीं आया, मतलब पार्टली रिसीव हुआ और पार्टली रिसीव नहीं हुआ। तो मैंने बोला था कुछ भी पोर्शन अगर रिसीव नहीं होगा तो कौन सा केस बनता है? सेकेंड। थर्ड केस तो तब है जब पूरा रिसीव हो गया। बच्चे अब आप नोट ना करते जाओ, अब समझ लो जब समझा रहा हूं मैं। हाँ जी, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर फोरफीट, शेयर फर्स्ट और सेकंड नहीं ना आया? हाँ जी, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल। बच्चे देखना जरा बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखिए। जब वो मुझे ये बोल दे कि जी मेरे एंड तक सारे पैसे मंगवाए जा चुके थे, तो शेयर कैपिटल में कितने आने हैं? 10। शेयर कैपिटल में कितने आने हैं? 10। प्रीमियम कितना नहीं रिसीव हुआ? 2 रुपए। प्रीमियम कितना नहीं रिसीव हुआ? 2 रुपए। सिर्फ उतना शो करना जितना रिसीव नहीं हुआ। 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं रिसीव हुई, 2 रुपए की सेकंड कॉल। ये यहां तक सारी चीज समझ आई। शेयर कैपिटल में सारे पैसे मंगवा लिए थे तो 10 रुपए। प्रीमियम सिर्फ उतना शो करते हैं जितना रिसीव नहीं हुआ, तो 2 रुपए रिसीव नहीं हुआ। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 3 की। फर्स्ट कॉल 3 से आ गई। सेकंड कॉल कितने की थी? 2 की, तो 2 से आ गई। अब सुनना ध्यान से, मैं चाहूं तो यहाँ पे आपको ये भी सिखा सकता हूं कि 10 और 2 12, 12 में से 5 गए तो यहाँ पे कितने आने हैं? 7। 7 ही आने हैं। लेकिन ये गलत टेक्निक है। गलत टेक्निक ये इस कारण है बिकॉज अगर ये 2 फिगर्स आपने गलत लिखी होंगी या ये 2 फिगर्स में से कोई गलत होएगा तो आपका बैलेंसिंग फिगर भी तो गलत ही आएगा ना। इंस्टेड आप इसको फुल फ्लेज लिखो। जैसे 10 का शेयर 4 रुपए के प्रीमियम पे, 10 का शेयर 40% मतलब 14 रुपए आने थे। आपको कितनी इन्फो दी है? आपके 2 कॉल्स नहीं है, एक 3 का एक 2 का, एक 3 का और एक 2। एक सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड 2 कॉल्स नहीं आई, 3 और 2 5। बच्चे टोटल पैसे कितने बनने चाहिए? 14। इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है? 5। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कितना बनेगा? 9। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कितना बनेगा? 9। इतनी चीज समझ आई सबको? टोटल 14 बनना है, लास्ट की 2 कॉल्स का टोटल कितना बन रहा है? 5। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कितना बनेगा? 9। अच्छा, टोटल प्रीमियम 4 रुपए है। 4 में से अगर 2 इसमें आ गया, 4 में से अगर 2 इसमें आ गया तो 9 रुपए में भी 2 रुपए का प्रीमियम है, तो ये कैसे बनाएगा? 7 + 2। कैसे बनाएगा? 7 + 2। नॉमिनल कितना है? 7। नॉमिनल कितना है? 7। इतनी चीज समझ आई? हमने नॉमिनल लिखना है विदाउट प्रीमियम, तो ये 7 यहां से निकला। टोटल 14, लास्ट की 2 कॉल्स कितने की थी? 5 की। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने की होगी? 9 की। तो अगर 2 रुपए पीछे प्रीमियम इंक्लूड है तो 2 रुपए 9 में भी इंक्लूड है, तो कितना रह गया? नॉमिनल 7।
बच्चे जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है फिर तो ना शो करना है। तो 9 में से 2 रुपए, मतलब अगर 9 रुपए रिसीव हो गया ना, 2 रुपए प्रीमियम भी रिसीव शो हो गया था, रिसीव हो गया था, तो वो हमने शो नहीं करने 2 रुपए, तो 7 शो करूंगा। बच्चे कितने शेयर्स पे हो रहा था? सारी फिगर्स को 2500 से मल्टीप्लाई कीजिए। 25,000, 5,000, 7,500, 5,000, 2,500 इंटू 7, 17,500। ये डल कीजिए आपकी एंट्री। अब री इशू कीजिए। बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल। बच्चे जरा चेक करना कितने पे री इशू कर रहे हो आप? 20% के डिस्काउंट के। बच्चे 10 रुपए का 20% कितना था? 2 रुपए। मतलब 10 रुपए का शेयर अगर 2 रुपए के 20% के डिस्काउंट पे हो रहा है, मतलब 8 में री इशू हो रहा है। 8, 2, 10। हाँ जी। कितने शेयर हैं? 1500, 12,000, 3,000, 12। ये चीज समझ आ गई। फिर जो नेट अमाउंट है शेयर फोरफिटेड की, वो किस में जाने वाली है? कैपिटल रिजर्व। किस? अब आपकी कितनी अमाउंट जाने वाली है बच्चे? ये फिर पार्शियल री इशू का केस आ गया। कौन सा केस आ गया? पार्शियल री इशू। और पार्शियल री इशू के केस में क्या होता है जी? फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला याद हो गया? अमाउंट ऑफ शेयर फोरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशू। मेरी अमाउंट कितनी थी फोरफिट की? 17,500। 17,500 में कितने फोरफिट हुए? 2,500। री इशू कितने हो रहे हैं? 1,500। मैं कितना पैसा यूज कर सकता हूँ? आई थिंक 15 नहीं, कितना आ रहा है? 10,500। और कितना यूज हो रहा है? 3। तो 7,500 विल गो टू कैपिटल रिजर्व। बताइए जी, समझ आया आपको? बाकी ठीक था? पीछे समझ आ गया आपको? पूजा, मुस्कान, आपका आंसर आ गया था? सुकून आपका पूरा ठीक था, गलत था? ठीक था। हिमांशी, अब समझ आ गया आपको? चलिए जी, अब थोड़ा सा हाई लेवल करते हैं। ये करके दिखाएंगे जी अब। इंटरेस्ट में एग्जाम में कोई भी लेवल आ सकता है, जरूरी नहीं कि हाई आना है, जरूरी नहीं कि हाई ही आना है। इट कुड बी मीडियम, इट कुड बी वेरी इजी वन। एंड कम से कम मेरा 20 से 30% पेपर ऐसे होता है जो आई थिंक 1-1 सेकंड के आंसर होते हैं। 20 to 30 ऐसा भी होता है जो 10-10 मिनट का आंसर है, लेकिन ऐसा भी होता है जो सेकंड्स के आंसर्स हैं। अब कई क्वेश्चंस आपकी प्रिपेयर हो गए होंगे, वो बिना सोचे आप फर्स्ट टाइम में सही क्लिक कर देंगे। तो चलिए, लेवल कितना हाई जाते हैं आइए देखते हैं।
हाँ जी, प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट। 12 सो हाँ जी, जरा देखेंगे सारे स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। कहता जी पी लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं 1500 शेयर्स। पी लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं जी 1500 शेयर्स, और ये जो एक शेयर था 10 रुपए का था, इशू हुआ था 40% प्रीमियम। 10 का 40% कितना होता है? 4 रुपए। 4 रुपए के प्रीमियम पे इशू हुआ, और रीइशू सॉरी फोरफीट का एक ही रीजन था कि फर्स्ट कॉल नहीं रिसीव हुई। फोरफीट का क्या रीजन था? फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई। सेकंड कॉल अभी करनी है, सेकंड कॉल अभी की नहीं। ठीक है जी। मनी मंगवाई कैसे हुई है? अच्छी बात क्या है, हर इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम आ गया। एप्लीकेशन में भी, अलॉटमेंट में भी, फर्स्ट कॉल में भी और सेकंड कॉल में भी, सभी में 1-1 रुपए है। 2.5 क्या हो गया? नॉमिनल। और 1-1 रुपए सभी में क्या हो गया? प्रीमियम। फिर उसके बाद ये शेयर रीइशू हो गए। 1000 शेयर कितने में रीइशू है? 12,500। अमाउंट भी है, पर शेयर फिर भी है। बड़ा सोच के करने वाला क्वेश्चन है, गलती के काफी चांसेस है। देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि क्या स्टूडेंट्स को इतना पता चल रहा है ये केस कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड? सॉरी, सेकंड या थर्ड? बच्चे सेकंड केस है, बिकॉज प्रीमियम टोटली रिसीव नहीं हुआ। जब प्रीमियम पूरा रिसीव हो जाता है फिर थर्ड केस होता है ना। इसमें तो फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई और फर्स्ट कॉल में प्रीमियम है, तो ये केस कौन सा बन गया? केस कौन सा बन गया जी? सेकंड। तो ठीक है जी, सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चे जितने पैसे मंगवाए जा चुके होते हैं वो किसमें आते हैं? शेयर फोरफीट। और सिर्फ आपको क्या नहीं रिसीव हुई? क्या नहीं रिसीव हुआ जी? फर्स्ट कॉल। क्या नहीं रिसीव हुई? फर्स्ट कॉल। ये क्वेश्चन नोट होने वाला नहीं, समझने वाला है, ध्यान से देखिएगा। टोटल पैसे कितने बनते हैं? 10। टोटल पैसे कितने होते हैं? 10। बच्चे 10 नॉमिनल होती है ना, 10 रुपए क्या होते हैं? नॉमिनल। लेकिन हमने इस क्वेश्चन में बच्चे कुछ पैसे नहीं मंगवाए। कौन से नहीं मंगवाए? अभी सेकंड कॉल नहीं मंगवाई ना, सेकंड कॉल नहीं मंगवाई। 3.5 रुपए की थी, लेकिन उस 3.5 में नॉमिनल कितना था? 3.5 में नॉमिनल कितना था? 2.5 रुपए। तो अभी तक मैंने मंगवाए कितने हैं बताइए जी? 7.5 का लॉजिक समझ आ गया? वैसे शेयर कितने का है? 10 का, लेकिन मैंने 10 रुपए में से 3.5 नहीं मंगवाए, बिकॉज 10 नॉमिनल है। तो 3.5 में से नॉमिनल कितना था? 2.5 रुपए। मैंने 2.5 रुपए क्या कर दिए? माइनस। 2.5 रुपए क्या कर दिए? माइनस। बताइए, समझ आया? प्रीमियम कितना लिखना है? प्रीमियम कितना लिखना है? जितना शो नहीं जितना नहीं मिला। सिर्फ एक ही नहीं ना मिला, फर्स्ट कॉल। ठीक है, एक सेकेंड बच्चे, रिसीव कितने हुए हैं अभी तक पैसे? ये दोनों कॉल्स रिसीव होगी मुझे? ये दोनों रिसीव होगी। तो जो पैसा रिसीव होता है वो विदाउट प्रीमियम लेना होता है ना। जो रिसीव हुआ है उसमें विदाउट प्रीमियम कितने बनते हैं? 2.5 एंड 2.55। जो रिसीव नहीं हुआ वो इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना है, 3.5। जब ये सारा कुछ हो जाए तो फिर इसको ऐड करके देख लिया कीजिए, 8.5 8.5 आ गया। मुझे ये एक चीज बताइए बच्चे, चारों वैल्यूज क्लियर हो गई हैं आपको? रिपीट कर रहा हूं जी, सुन लीजिए। शेयर कैपिटल में 7.5 क्यों आए? शेयर कैपिटल में 7.5 इस कारण आए, 10 रुपए का शेयर था, हमने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई। फाइनल कॉल कितने की थी? 3.5 की। बट उसमें प्रीमियम कितने का था? प्रीमियम 1 रुपए का था, और नॉमिनल कितना था? 2.5 रुपए। तो 10 में से 2.5 रुपए माइनस किए, यहाँ पे कितना आ गया? 7.5। प्रीमियम में कितना शो करते हैं? जितना रिसीव नहीं होता। फर्स्ट कॉल में प्रीमियम कितना था? 1 रुपए का। फिर शेयर फोरफीट में बच्चे जौन सा पैसा रिसीव होता है वो विदाउट प्रीमियम लेना होता है। 2.5 कितना हो गया? 5। और जो नहीं रिसीव होता वो इंक्लूडिंग प्रीमियम। जो रिसीव होता है वो विदाउट प्रीमियम, और जो रिसीव नहीं होता वो इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो वो 3.5 आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, कितने से मल्टीप्लाई होना है? ये 1500 से मल्टीप्लाई होंगी सारी वैल्यूज बच्चे। 1500 इंटू 1 1500, 1500 इंटू 5 7500। करो जी 1500 इंटू 7.5। बच्चे आप करके बैठे हो? 11250। 1500 इंटू 3.5 5250। डन। चलिए आगे चलते हैं। बाद में ये शेयर बच्चे री इशू हो गए। अच्छा, री इशू फुली पेड हुए हैं,
लेटर ऑन ये गॉट री इशूड फॉर, यहाँ पे लिख देता हूं। हाँ जी, 1000 शेयर फुली पेड री इशू हो गए। बैंक शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 12,500। 1000 शेयर 12,500 के है बच्चे। 1000 शेयर थे कितने, 10 का एक था ना। 10,000 की चीज 12,500 में हुई तो 2500 का क्या आ गया, प्रीमियम। मतलब पैसा तो यूज ही नहीं हुआ। जो भी मेरा नुकसान हुआ था उसका पैसा यूज हुआ नहीं। सीधी अमाउंट किसको ट्रांसफर कर दो, टू द कैपिटल। किसको पैसा जाने वाला है, टू द कैपिटल रिजर्व। एक सेकेंड एक सेकेंड, फिर यहाँ पे तो वही प्रॉब्लम है, पार्शियल रीइश्यू वाला केस नहीं है। फोरफीट कितने हुए हैं, फोरफीट कितने हुए हैं बच्चे मेरे, 1500। रीइश्यू कितने हो रहे हैं, 1000। रीइश्यू कितने हो रहे हैं, 1000। बच्चे पार्शियल रीइश्यू में फॉर्मूला क्या करवाया आज, अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर री इश्यू। अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफीट इनटू नंबर ऑफ शेयर री इश्यू। तो मेरे अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीट कितना जरा देखना, 75 डिवाइड बाय 15 इंटू 1000। आई कैन यूज, इसको पूरा सॉल्व करूंगा 5000 आएगा। मैं 5000 यूज कर सकता हूं और यूज तो कुछ भी नहीं हुआ, तो सारे का सारा फायदा है किसको जाने वाला है, कैपिटल रिजर्व। मुझे हाई समझ आया।